आज का टॉपिक है हिंदी भाषा के विविध रूप। उसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है तथा इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले सन 1949 में सी राजगोपालाचार्य ने गोपालाचारी जी ने नेशनल लैंग्वेज के समांतर एक स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया था। इसका हिंदी अनुवाद राजभाषा है। ठीक है, और इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य देख लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी काम प्लस प्रशासनिक काम प्लस संसद और विधानमंडल तथा न्यायिक कार्यालयों में या न्यायिक कार्यकलापों में के लिए मान्यता प्राप्त या स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक है, तो राजभाषा किसे कहते हैं? संविधान द्वारा सरकारी काम, प्रशासन, संसद, विधानमंडल तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए मान्यता प्राप्त भाषा होती है वह राजभाषा कहलाती है। ठीक है, अब राजभाषा होने के बाद हम आगे देखेंगे कि संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के अंदर क्या क्या घटनाएं आई प्रमुख, वो सब देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा संविधान लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में प्रमुख घटनाएं। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं, तो पहला ए पॉइंट ले लेते हैं हम, राष्ट्रपति के आदेश क्या क्या थे। तो राष्ट्रपति के आदेश पहला पॉइंट ले लेते हैं कि 1952 में उन्होंने राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने 1955 में एक आदेश दिया कि अंग्रेजी पाठ की प्रमाणिक मानते हुए इसके साथ हिंदी को भी साथ में लिया जाए। तो क्या कह सकते हैं कि उनका आदेश दिया कि अंग्रेजी पाठ ही प्रमाणिक माना जाएगा, लेकिन जहाँ तक संभव हो, ठीक है, जहाँ तक संभव हो जनता के साथ पत्रचार या पत्र व्यवहार जनता के साथ पत्र व्यवहार में
तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ाया दिया जाए, अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, कुछ परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी के प्रयोग, उसके अंदर उन्होंने कहा 1955 में यही आदेश आया था। तो उन्होंने कहा जैसे कि जनता के साथ पत्र व्यवहार, दूसरा इसके अंदर ही जैसे कि प्रशासनिक रिपोर्ट और सरकारी पत्रिकाएं निकलती है, पत्रिकाओं को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निकाला जाए, और संसदीय रिपोर्ट। और तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, इसी के अंदर क्या क्या और भी इस हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे कि रिजोल्यूशन है या विधायी नियम है, इन सभी को भी हिंदी के अंदर प्रयोग किया जाएगा। तो संकल्पों व विधायी नियमों में भी। इसके बाद में एक और पॉइंट रखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा मान चुके राज्यों के साथ ही पत्रचार व्यवहार होगा। ठीक है, हिंदी को राजभाषा मानने वाले राज्यों के साथ पत्र व्यवहार हिंदी में होगा। पांचवा पॉइंट संधि पत्र या करार है, संधि पत्र व करार। और छठा पॉइंट ले लेते हैं जिसके अंदर राजनयिक व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने के पत्रों में। ठीक है, ये आप लिख लेना वैसे। उसके बाद हम देखेंगे राजभाषा आयोग वगैरह नौ का भी निर्माण किया गया था। वैसे संविधान के अनुच्छेद 344 के अंदर दे रखा है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5वें और 10वें वर्ष एक आयोग गठित करेगा। ठीक है, उस आयोग के अकॉर्डिंग पहले इस आयोग को देख लेते हैं। राजभाषा आयोग, ठीक है, मच्छर परेशान कर रहे हैं। राजभाषा आयोग, इसके अंदर क्या था तो ये राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधान के अनुसार गठित किया गया। संविधान के प्रावधान के अनुसार गठन। ठीक है, उसके बाद में इसका देख लेते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे बाला साहेब गंगाधर खेर। ठीक है, ये इनके अध्यक्ष थे। अब इसकी सुझाव क्या क्या थे, इन्होंने जो अनुशंसाएं की थी सुझाव, अनुच्छेद 344 या 345 है जो हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके अंदर ये राजभाषा आयोग का गठन है। उसकी जो सिफारिश है वो संसदीय समिति को भेजी जाएगी। संसदीय समिति और राजभाषा आयोग की जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति को दी जाएगी। राष्ट्रपति उनमें से दी गई सिफारिशों को लागू करवाएगा। ये कुछ इसमें ऐसा प्रावधान दिया रहा है। तो सुझाव इसके देख लेते हैं पहले। जैसे कि उन्होंने हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति को तीव्र करने के लिए कहा था। तो हिंदी के यानी पारिभाषिक दायरे ले लेते हैं। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति गति तीव्र की जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़ा हेरफेर के साथ स्वीकार करने को कहा था। तो लिख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़ा या थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकृत करने को कहा था। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कहा था कि हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के अतिरिक्त एक और दूसरी भाषा, तो हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों, पहले मैं समझा देता हूँ ना। तो उन्होंने जैसे कि परिभाषा शब्दावली कहा था, एक अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को थोड़ा हेरफेर के साथ बताया था। फिर कहा था कि हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारतीय भाषा को सिखाने को आवश्यक जोर दिया था उन्होंने। और फिर कहा था कि 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं विद्यार्थी, उनको हिंदी का ज्ञान करवा दिया जाए। फिर कहा था कि प्रशासनिक कर्मचारियों को नियुक्ति या निश्चित अवधि के अंदर उनके कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिंदी को एक यानी प्रशिक्षण दिया जाए, जिसके अंदर उसको दंड या पुरस्कार की भी प्रावधान किया था उन्होंने। फिर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर हिंदी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र जोड़े, देवनागरी लिपि को भारतीय लिपि के रूप में विकसित करने के लिए। उसके बाद हिंदी के विकास का दायित्व सरकार को एक प्रशासनिक इकाई को डाल दिया जाए। ठीक है, उसके बाद भारत की भाषाओं में निकटता लाने के प्रयास किए जाए। उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक है, ये सब इसके सुझाव थे। उसके बाद संसदीय समिति का गठन हुआ। तो हम पहले लिख देते हैं, हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, कौन सी भाषा, तो विशेषतः दक्षिण भारत, मैंने समझा दिया तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, फिर 14 वर्ष के विद्यार्थियों को हिंदी का ज्ञान दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में प्रशासनिक कर्मचारियों या अधिकारियों को निश्चित अवधि के अंतर्गत हिंदी में कार्य साधक ज्ञान दिया जाए। इसके लिए पुरस्कार और दंड दोनों का प्रावधान का सुझाव दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी का अनिवार्य प्रश्न पत्र हो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि का एक अनिवार्य देवनागरी लिपि एक अनिवार्य नहीं होगा, देवनागरी लिपि का भारतीय लिपि के रूप में विकास, अखिल भारतीय। उसके बाद में हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाए, जो कि हिंदी के कार्य साधक को काम कर सके। उसके बाद में जो भारतीय भाषाएं उनके साथ निकटता लाई जाए भाषाओं के साथ। उसके बाद में उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग, ये राजभाषा आयोग का सुझाव था। ठीक है, भाषा का सुझाव के बाद संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। संसदीय राजभाषा समिति ने इस आयोग के सुझाव का परीक्षण किया था। ठीक है, परीक्षण लिख देते हैं, परीक्षण किया और ये सुझाव फिर राष्ट्रपति के पास गए थे। ठीक है, तो उन्होंने परीक्षण क्या किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि जो भी
इसी के अंदर से पॉइंट कुछ थे और कुछ अलग भी थे, तो मैं इसके अंदर ओनली पर टिक करूँगा, आप देख लेना। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो जब तक कर्मचारी अधिकारियों को हिंदी का पर्याप्त ज्ञान ना हो जाए तब तक अंग्रेजी में ही काम होना चाहिए, जो कि ये पॉइंट है। कर्मचारियों को हिंदी के सुनिश्चित कार्य साधक ज्ञान प्राप्त किया जाए, जब तक ना हो तब तक अंग्रेजी का प्रयोग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कर्मचारी थे उनको ये काम सिखाया जा रहा था, जो भी 45 वर्ष से ऊपर आयु के थे उनको ये इस हिंदी सिखाने में या सीखने में इतना प्रेशर ना किया जाए, यानी उन्हें छूट दे दी गई, छूट। तीसरा पॉइंट क्या था? तो तीसरा पॉइंट था कि जो भी उच्च न्यायालय के निर्णय थे ना, निर्णय प्लस उच्च न्यायालय के निर्णय प्लस आदेश अंग्रेजी में हो सकते हैं, अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पे एक और था, कौन सा, हाँ, देवनागरी भारतीय लिपि हो गया, भारतीय निकटता होगी, कौन सी है, प्रतियोगी परीक्षा वाला, हिंदी का अनिवार्य वर्षन। लेकिन जो इन्होंने कहा था कि जो सेंट्रल सर्विसेज है, विसेज, उनके अंदर अंग्रेजी माध्यम रखा जाए परीक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो इन्होंने इनके अलावा एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था, वो था 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाएगी, प्रधान भाषा, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि ये सब इन्होंने सुझाव वगैरह दिए थे। उसके बाद इन दोनों के सुझाव राष्ट्रपति के पास गए और राष्ट्रपति ने कौन कौन से सुझाव माने थे। तो ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, लेकिन मैं यही लिखूंगा क्योंकि इसके अंदर टिक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा लिखना है तो मैं पूरा भी लिख सकता हूँ, लेकिन टिक करना आसान रहेगा और आपके लिए वो पॉइंट बुक के अंदर लिखे हुए हैं, वैसे आप उसको टिक करते रहोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आयोग और समिति की सिफारिशों या सुझावों का मंथन करके राष्ट्रपति ने आदेश दिए। उनमें से उन्होंने कहा कि जो 45 वर्ष है ना, उससे अधिक वालों को छूट दे देगी, कम वालों को परीक्षण किया जाए, ठीक है, यानी उनका प्रशिक्षण किया जाए, ठीक है, अनिवार्य कर दिया। और अखिल भारतीय सेवाओं में भर्तियों में अंग्रेजी धीरे धीरे हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रयोग किया जाए। अंग्रेजी तो रहेगी, लेकिन धीरे धीरे हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रयोग किया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ से ले लिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने मुख्य रूप से लिया था कि हिंदी का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। मुख्य रूप से राष्ट्रपति ने 2 आयोग का गठन किया था। आयोग, पहला आयोग था उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए स्थायी आयोग, वैज्ञानिक प्लस तकनीकी के लिए स्थायी आयोग। और दूसरा आयोग उन्होंने गठन किया था, उसका नाम था विधि आयोग। ये विधि आयोग क्या था कि हिंदी के विधि कोश का निर्माण करे, जो कि पहले इंग्लिश में था, तो उसका ट्रांसलेट आसानी से हो जाए और सभी के लिए आसान हो जाए। 2 ये पॉइंट, 1 2 3 4 ये सब हो गए। उसके बाद में उन्होंने एक और दिया था कि शिक्षा मंत्रालय के हिंदी के प्रचार व्यवस्था के लिए उनको एक गैर सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करें या उनकी मदद ले ले, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा मंत्रालय लिख लेते हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दी गई, मंत्रालय हिंदी के विकास के लिए, ठीक है, और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भी जुड़ के ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ये कितने पॉइंट हो गए, लगभग 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट ले लेते हैं कि राजकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय को योजना बनाने के लिए गृह मंत्रालय को अधिकृत किया। गृह मंत्रालय को भी लेके आ गए। राजकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय योजना बनाएगा, ठीक है, इन्होंने ये लिखा था। ये इसके बाद में ये सारे पॉइंट हो गए। अब मुख्य रूप से दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। राजभाषा आयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम पॉइंट ले लेते हैं ये सब लागू कर दिया गया, लेकिन
मुख्य रूप से इसके अंदर बोला गया था कि 1965 के बाद राजभाषा के रूप में, यानी राजभाषा के रूप में केवल हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। तो इसको देखकर जो अहिंदी क्षेत्र वाले, अहिंदी क्षेत्रीय राज्य थे, जैसे पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से और तमिलनाडु, ठीक है, इनके अंदर, इन राज्यों के अंदर भाषाई रूप से आंदोलन खड़े हो गए, ठीक है। तो इनको संतुष्ट करने के लिए नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें कहा कि अगर हिंदी को हम राजभाषा करेंगे तो उससे पहले अहिंदी वाले क्षेत्रों से अनुमति ली जाएगी, ये इन्होंने कहा। इसके लिए फिर राजभाषा आयोग के लिए एक अधिनियम लाया गया, जो नेहरू जी ने दोनों संसद के दोनों सदन से पास करे थे, लोकसभा और राज्यसभा से, राजभाषा अधिनियम 1963। इसका यथा संशोधन 1967 में आया था, ठीक है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के अंदर मतलब हिंदी क्षेत्रीय को संतुष्ट करने के लिए ये लाया गया था। तो इसके मुख्य पॉइंट क्या क्या था? तो उनके मुख्य पॉइंट ये थे कि जो 15 साल का बताया था, यानी 15 साल यानी 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा? हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, जैसे उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसी के अंदर ये पॉइंट दे दिया, उच्च न्यायालयों के निर्णय में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि संघ की अधिसूचनाएं, विज्ञापन आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जारी किया जाएगा। तो दोनों भाषा में कौन कौन से? तो संघ की अधिसूचना और विज्ञापन, ठीक है। उसके साथ अगला पॉइंट इन्होंने दिया कि जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ला ले, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा। अहिंदी क्षेत्र में अंग्रेजी समाप्त होने का संकल्प ना लाए, तब तक अंग्रेजी यथावत चलती रहेगी। ये इस अधिनियम के मुख्य पॉइंट थे, ठीक है। उसके बाद में संसद में एक संकल्प लाया गया, वो 1968 के अंदर, ठीक है। वो संकल्प देख लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे मुख्य। तो संकल्प 1968 संसद से पारित हो गया था। ये संकल्प उन लोगों के लिए लाया गया था जो कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने अधिनियम लाया 1963 का। तो ये लोग जो एक भाषा बनाना चाहते थे वो असंतुष्ट हो गए, इसलिए ये संकल्प लाया गया 1968 के अंदर। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर प्रावधान थे कि मुख्य रूप से सरकार हिंदी के तीव्र विकास के लिए तो इसका प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाएगा, ठीक है।
तो हिंदी के व्यापक तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक कार्यक्रम बनाएगा, जिसकी रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट वार्षिक रूप से संसद में प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है। उसके बाद में सरकार का हिंदी विकास, उसका पॉइंट अगला दे लेते हैं। ये तो इसका मतलब कि पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंदर क्या होगा कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसके अंदर अंग्रेजी के साथ एक मुख्य विशेषता दक्षिण भारतीय भाषा का विकास किया जाएगा। ठीक है। और जो साउथ है वहाँ के अंदर दक्षिण भाषी और अंग्रेजी के साथ एक और लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा जो हिंदी होगी सामान्यतः। थर्ड पॉइंट है जो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषा उसके समन्वित विकास पर ध्यान देगी सरकार। ठीक है। ये सभी इस भाषाओं को साथ में ले लिया तो सब संतुष्ट। ठीक है। अब इसके बाद में एक और नियम लाया गया। ये कंप्लीट होने के बाद एक राजभाषा नियम 1976 लाया गया। ठीक है। उसके अंदर कुछ नियम थे, 6 नियम थे। गृह मंत्रालय के अधिनियम राजभाषा विभाग गठन किया गया था। उन्होंने 12 नियम दिए थे और उन नियमों को लागू करने के लिए राजभाषा नियम 1976 लाया गया था। ठीक है। उसके अंदर 3 वर्ग बना दिए गए राज्यों के। उसके अंदर वर्ग बना के उनके साथ कैसे पत्राचार किया जाएगा, किस भाषा में किया जाएगा, ये सब इसके अंदर मुख्य पॉइंट थे। ठीक है। उसके बाद जैसे कि हिंदी और इंग्लिश के साथ कौन से उसके मतलब कि जो पत्र व्यवहार करेंगे उन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी होगी। ठीक है। जांच पड़ताल वगैरह जो भी मोहरे वगैरह इन सभी के बारे में ये सब नियम थे। तो इसके 12 नियमों में पहले लिख लिया राजभाषा नियम 1976। ठीक है। ये क्या था कि राजभाषा अधिनियम जो हमारे 1963 आया था के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वित करने के लिए दायित्व किसे दिया गया था? दायित्व तो वो गृह मंत्रालय के लिए। गृह मंत्रालय क्या किया इन दायित्वों को निभाने के लिए? एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई। ये आगे जाकर एक स्वतंत्र राजभाषा विभाग बनाया। ठीक है। इन्होंने स्वतंत्र राजभाषा विभाग बना। इन्होंने 12 नियम दिए। ठीक है। 12 नियम के अंदर क्या क्या थे मुख्य पॉइंट उसको देख लेते हैं। तो देश भर में केंद्र सरकार के कार्यान्वयन के लिए 3 वर्ग बनाए गए। भर में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के 3 वर्ग बनाए। केंद्र सरकार के कार्यालय के 3 वर्ग बनाए। 3 वर्ग कौन कौन से थे? तो मुख्य रूप से एक क वर्ग, एक ख वर्ग और एक ग वर्ग। क वर्ग कौन कौन से थे? वे सभी जिन राज्यों की पहली भाषा हिंदी थी। दूसरा ख वर्ग जिसके अंदर पहली भाषा हिंदी नहीं थी लेकिन वहाँ की बोलचाल के लिए यानी हिंदी समझी जा सकती थी, हिंदी समझी। और ख वर्ग के अंदर हिंदी ना समझी जा सकती थी ना बोली जा सकती थी, मतलब कि पहली भाषा नहीं थी। ठीक है। अब कौन से जहाँ पे पहली हिंदी भाषा है? तो राजस्थान, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, एचपी, हरियाणा, दिल्ली,
ये सब यहाँ पे समझी जाती है, लेकिन वहाँ की पहली भाषा नहीं है। तो गुजरात, महाराष्ट्र मराठी बोली जाती है, पंजाबी पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये सब ये क्षेत्र है। और जहाँ पे नहीं बोली जाती है तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य, अब तो बोली जाती है लगभग, लेकिन पहले उस टाइम नहीं बोली जाती थी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के बाद में दक्षिण भारत के 4 राज्य कौन कौन से? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और कौन सा रहा पीछे? आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सब क्षेत्र थे। उसके बाद में ये क ख वर्ग हो गए। अब इसके अंदर क्या पत्र व्यवहार के क्या क्या फार्मूले रखे गए सरकार ने? तो उनमें मैं मुख्य रूप से फार्मूले क्या रखे थे? जो पहली भाषा हिंदी थी उनमें पत्र आदि का प्रयोग हिंदी में, अगर अंग्रेजी में हो रहा है तो उसके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो सामान्यतः हिंदी में, बन सके ना, हाँ पहली है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में भेजा जाए तो उसके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए। ठीक, अनुवाद आप साथ में अंडरलाइन करते रहना, बुक साथ में रखना, आसानी से समझ में आ जाएगी। बुक आपको वैसे अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट लगेगी, लेकिन इसके साथ पढ़ोगे तो आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, ये हो गया पहली हिंदी, उसके अंदर समझी जाती है। दूसरी ख में इसके अंदर सामान्यतः हिंदी का, सामान्यतः हिंदी में पत्र, क्योंकि पंजाबी क्यों भेज सकते हैं, सरकार हिंदी में भेजेगी। और जहाँ पे नहीं बोली वहाँ पे अंग्रेजी। ये इसके क ख पॉइंट बना दिए गए थे। उसके बाद में हम अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट इसके अंदर क्या लिखा हुआ था? अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट ये था कि हिंदी में प्राप्त सभी पत्र, उनके उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे, हिंदी में दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं अगला पॉइंट कि सभी दस्तावेज हिंदी प्लस इंग्लिश में साथ साथ निकाले जाएंगे। और इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? तो इसका उत्तरदायित्व हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का है, ठीक है। अब ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे कि सरकार, केंद्र सरकार के जो भी फंड, मतलब कि जैसे कि स्टाम्प वगैरह ये सब, तो केंद्र सरकार के सभी फॉर्म, नाम पट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष, मुहरे आदि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में निकाली जाएगी, दोनों भाषा होगी। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट था कि इस प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का ये दायित्व होगा कि वह भाषा के संबंध में नियम और आदेश का अनुपालन कराए और जांच पड़ताल करे। ठीक है, ये अगला पॉइंट आप देख लेना, मैंने बोल दिया है वैसे। उसके बाद में अगला, 1 सेकेंड, उसके बाद में अगला 1976 के बाद ये सब हो गए राजभाषा की प्रगति देख लेते हैं। ठीक है, तो 1967 के बाद राजभाषा की प्रगति, तो उसके बाद में जैसे कि ये राजभाषा नियम वगैरह बनाए गए, तो भारत सरकार ने 3 मंत्रालयों को राजभाषा विकास के लिए कार्य सौंपा था, जो कि हमने आगे देखा था कि किन किन आयोग का गठन किया था। तो एक गृह मंत्रालय का राज्य विभाग आयोग है, दूसरा विधि मंत्रालय और तीसरा शिक्षा मंत्रालय।
इन सभी के अलग अलग काम हैं। जैसे गृह मंत्रालय का अलग काम होगा, विधि आयोग का विधायी शब्दों का है, और उनका परीक्षण देना भी काम है, और शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा के थ्रू कुछ और भी काम है। तो हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। पहला हम पॉइंट ले लेते हैं गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा था? राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट थे तो वो देख लेते हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि ये एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसके अंदर ये एक उन पे दबाव बनाएगा कि वो काम इसके अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर सभी पॉइंट लेकर, तो सभी मंत्रालय पर उद्देश्य पूर्ति के लिए वार्षिक कार्यक्रम बनाता है। पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट इसका ले लेते। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद देख लेते हैं कि उसने एक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, जो अधिकारियों के कार्यक्रम का चालान करेगा तथा प्रशिक्षण के लिए 3 पाठ्यक्रम इसके अंदर। तो प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की। ये हिंदी में यानी हिंदी में कर्मचारियों या अधिकारियों कार्यों को प्रशिक्षण करेगा। इसके लिए 3 पाठ्यक्रम बनाए गए। पाठ्यक्रम बनाए इसने प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञा। ठीक है, ये कार्यक्रम इसके बनाए गए। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण केंद्र संस्था स्थापित की थी, और एक और भी इन्होंने एक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के अंदर इनका क्या क्या कार्य थे? तो वो सरकारी सामग्री, सार्वजनिक उपकरण, प्रतिष्ठानों तथा बैंकों की सामग्री का अनुवाद करेगा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट ये है, सरकारी सामग्री जैसे कि जो भी मतलब कि जो भी पत्र वगैरह हैं उनके सभी के सार्वजनिक उपकरण हैं, उपकरण। ठीक है, उपकरणों यानी जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह जो सार्वजनिक तौर पे जैसे कि बेल है वगैरह, ये सब प्रतिष्ठानों और बैंकों की सामग्री का अनुवाद करेगा। दूसरा, इनका अनुवाद को प्रशिक्षण करने का भी काम जो सौंपा गया। अनुवाद को प्रशिक्षण करने का काम सौंपा गया। ठीक है, ये इसका काम था। अब इसके एक और भी पॉइंट है। ये तो इसके ब्यूरो हो गए। अब गृह मंत्रालय ले लेते हैं। राजभाषा विभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो ये केंद्रीय हिंदी समिति और मंत्रालयों की हिंदी समितियों की बैठकों का आयोजन करेगा। बैठकों का आयोजन कराने, उनमें तालमेल बिठाने का काम करेगा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है, जल्दीबाजी में कर रहा हूँ इसलिए, बाकी तो
टाइम किया कि वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर मतलब नहीं है। ठीक है, ये इसके काम हो गया। अब विधि मंत्रालय ले लेते हैं। विधि मंत्रालय, ये मूलतः, इसके बारे में मैंने आगे बता दिया था, इसको डायग्राम में लिख लेता हूँ। मूलतः विधि साहित्य के अनुवाद से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जो इसके कार्य भी विस्तार किए गए, जैसे कि संसद के विधेयक हैं का हिंदी अनुवाद पहले से तैयार करता है। ठीक है, विधेयक है इनका भी कर देता है। उसके साथ ही समस्त विधि अनुवाद को एक इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं। तो इसने समस्त विधि अनुवाद को इंटरनेट या इसे निकनेट भी कहते हैं, निकनेट के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है। ठीक है, ये हो गया विधि आयोग का काम। अब शिक्षा मंत्रालय लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय की क्या है, तो शिक्षा मंत्रालय ने एक केंद्रीय हिंदी निर्देशालय इसी के अंतर्गत कार्य करता है मुख्य रूप से। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, इन्होंने एक विश्वविद्यालय वर्धा में बनाया था। उसे हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1997 में। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि उच्च शिक्षा में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। वर्धा में 1997 में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका मुख्य कारण था उच्च शिक्षा में हिंदी को बढ़ावा पाठ्यक्रम में। तो ये कार्य हो गया। तो शिक्षा मंत्रालय का मुख्य केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का कार्य क्या होगा, तो उस शिक्षा में हिंदी में पुस्तकों के बढ़ावा देना, त्रिभाषी कोशों का निर्माण करना, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों का निर्माण करना, ये जो कि बेसिक होती है सभी, मैंने आगे अभी आपको बताया था। तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना, ये सब शिक्षा मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, जो कि राष्ट्रभाषा से, जो कि हम अगली क्लास के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे।